नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो द ऑप्टिक्स क्लासेज के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। और एक बार फिर से मैं आपके लिए एक नया चैप्टर लेके आया हुआ हूँ। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपके सबसे चहेते चैप्टर त्रिकोणमिति को, जो एग्जाम में सबसे ज़्यादा नंबर के सवाल पूछे जाते हैं इसके। तो आइए हल करते हैं, हम लोग देखते हैं किस प्रकार से हम लोग त्रिकोणमिति को समझ पाते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहला आपको समझना है त्रिकोणमिति होता क्या है, इसके बारे में हमको क्या जानकारी चाहिए होती है पहले से। तो दोस्तों, त्रिकोणमिति को इंग्लिश में हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति, ये ट्रिगोमेट्री। और इसकी परिभाषा की अगर बात करें तो त्रिकोणमिति की परिभाषा कहती है कि त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है जिसमें एक त्रिभुज की कोण एवं भुजाओं के बीच के संबंध का अध्ययन किया जाता है। ध्यान से एक बार फिर से सुन लीजिए सभी दोस्तों। त्रिकोणमिति गणित की वह शाखा होती है जिसमें त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों दोनों के बीच में भुजाओं एवं कोणों के बीच का संबंध हम लोग ज्ञात कर पाते हैं। उस शाखा को हम लोग कहते हैं त्रिकोणमिति। जैसे क्वेश्चन पूछेगा कि त्रिभुज की भुजाओं एवं कोणों के बीच संबंध को ज्ञात करने वाली शाखा का नाम क्या है, तो उसको हम लोग बताएंगे वो त्रिकोणमिति है। त्रिकोणमिति एक ऐसी शाखा होती है जिसमें आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि कोण एवं भुजा के बीच में संबंध को ज्ञात करते हैं हम लोग किस विधि के द्वारा, त्रिकोणमिति के द्वारा। ट्रिग्नोमेट्री दोस्तों 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जिसमें पहला शब्द है ट्राई, दूसरा है गॉन और तीसरा है मेट्रोन। सभी के अर्थों को हम लोग ध्यान से समझ लेते हैं दोस्तों, देखेंगे ध्यान से। ट्राई का अर्थ क्या होता है? ट्राई का अर्थ होता है 3। गोन का अर्थ क्या होता है? गोन का अर्थ होता है भुजा। और मेट्रोन का अर्थ क्या होता है? मेट्रोन का अर्थ होता है माप। अर्थात हमें त्रिकोणमिति में तीनों भुजाओं की माप ज्ञात होगी जब आपको कोण दिए रहेंगे, या फिर अर्थात हम कह सकते हैं कि इनमें तीनों भुजाओं की माप को हम लोग आराम से क्या करेंगे, ज्ञात कर पाएंगे। दोस्तों, नेक्स्ट स्टेप में आपको याद होना चाहिए कि त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज में ही लगना होता है। त्रिकोणमिति केवल समकोण त्रिभुज में ही लगेगा। मतलब इसका ये हो गया कि त्रिकोणमिति वैसे त्रिभुज में लगेगा जिसका एक कोण कम से कम 90 डिग्री का होना चाहिए। मतलब ये आप लोग समझ पा रहे होंगे कि समकोण त्रिभुज उसे कहते हैं जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री का होता है। 90 डिग्री का अर्थ आप समझ पा रहे होंगे 90 डिग्री का होता है। और ध्यान रखेंगे आप लोग, क्वेश्चन पूछता है कि निम्न में से त्रिकोणमिति किस त्रिभुज में संभव है, तो ये भी आपका क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। तो आपको याद होना चाहिए कि समकोण त्रिभुज के लिए हमेशा त्रिकोणमिति अप्लाइमेंट होगा। बात समझ पा रहे होंगे दोस्तों। इसके बाद आपको सबसे पहले अगर समकोण त्रिभुज के बारे में बताएं हम, तो उसके सबसे पहले आप में उसमें एक आपका परिमेय लगता है जिसको हम लोग कहते हैं पाइथागोरस परिमेय। तो आइए देखते हैं पाइथागोरस परिमेय किसे कहते हैं। तो पाइथागोरस परिमेय याद रखेंगे दोस्तों। पाइथागोरस परिमेय का कथन कहता है कि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसके शेष दो छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। दोस्तों, यहां तक आप समझ पाए होंगे कि पाइथागोरस परिमेय का कथन क्या कहता है। तो पाइथागोरस परिमेय का कथन कहता है कि किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा का वर्ग उसके शेष दो छोटी भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। जैसा कि हमने आपको लिख के दिखाया यहाँ पे। तो सबसे ध्यान रखेंगे कि यदि एक समकोण त्रिभुज आप बनाए, अगर एबीसी हमने एक समकोण त्रिभुज यहाँ पे बनाया हुआ है जिसका बी कोण जो है समकोण है, और समकोण के सामने ध्यान रखेंगे आप लोग, ये समकोण कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ध्यान से समझेंगे कि 90 डिग्री के सामने की जो भुजा होती है इसे हम लोग कहते हैं कर्ण, और यही होती है हमारे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। यही होती है हमारे समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा। याद रखेंगे, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाती है? कर्ण कहलाती है। आगे देखेंगे हम लोग समकोण त्रिभुज दो छोटी भुजाएं कौन कौन सी होती हैं। तो एक होता है लंब और एक होता है आधार, जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, लंब की बात करें तो परपेंडिकुलर कहते हैं, और आधार को कहें तो बेस कहते हैं। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोग समझ पाए होंगे। एक बार फिर से हमने रिपीट कर देना है, जरा ध्यान रखेंगे आप लोग
कि किसी एक समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है, उस त्रिभुज को हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। और 90 डिग्री नहीं कि 90 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है, यानी कि आपको त्रिभुज के नियम पते होंगे पहले से कि सबसे बड़े कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी होती है। और ये दो छोटे छोटे जो कोण होते हैं, या तो ये कोण 45 डिग्री के हो सकते हैं दोनों, जब ये दोनों आपस में बराबर हों। ये कोण 45 डिग्री के होंगे कब? जब ये लंब और आधार आपस में बराबर हों, या फिर ये 30 हो सकता है, ये 60 हो सकता है, या 60 ये हो सकता है तो ये 30 हो सकता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग क्या बोलेंगे, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिएगा, कर्ण कहते हैं। लंब आधार कोण के हिसाब से चेंज होते रहते हैं। आइए बात करते हैं आगे। कर्ण को हम लोग इंग्लिश में हाइपोटेनस कहते हैं, और कर्ण समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होती है, और ये दोनों छोटी भुजाएं होती हैं। लंब और आधार दोनों छोटी भुजाएं हैं। अर्थात हमारा फॉर्मूला क्या बनेगा, इसमें आपको लिखा है किसी त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा, तो सबसे बड़ी भुजा को हमने लिखा हुआ है कर्ण, जिसका स्क्वायर यानी कि जिसका वर्ग दो शेष छोटे भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होना चाहिए। अर्थात कर्ण का स्क्वायर किसके बराबर होगा, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के। दोस्तों यदि यहाँ से हम स्क्वायर को हटाते हैं तो बराबर के उस साइड में क्या चढ़ जाएगा, रूट ओवर चढ़ेगा, और रूट ओवर के अंदर में अब आ जाएंगे कौन से, लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोग समझ पा रहे होंगे। उसी तरीके से यदि आधार का फॉर्मूला निकाले तो आधार का फॉर्मूला हो जाता है रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। इसके बाद लंब बराबर अगर देखा जाए तो क्या निकाल पाएंगे हम लोग, रूट के अंदर में कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप लोग यहाँ तक समझ पाए होंगे। तो चलिए देखते हैं इसके बाद हमने अपने क्वेश्चन को किस तरीके से बनाना है और किस तरीके से आप क्वेश्चंस को आराम से हल कर पाएंगे। तो आइए दोस्तों देखते हैं हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को हल कर पाते हैं, और क्वेश्चन को हल करते समय में आपको क्या ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि त्रिकोणमिति के क्वेश्चंस को हल करते समय आपको सबसे पहले त्रिकोणमितीय अनुपात को पहचानना पड़ेगा दोस्तों। तो त्रिकोणमितीय अनुपात की पहचान क्या होती है, आइए देख लेते हैं हम लोग। ये हमारे पास 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात दिए गए हैं, और कौन सा अनुपात किस किस मान को यहाँ पे दर्शाएंगे। तो चलिए एक बार आपको पढ़ के मैं सुनाता हूँ और आप लोग इसको याद करने की कोशिश करेंगे। ध्यान दीजिए दोस्तों, साइन थीटा की अगर बात करते हैं तो ये हमारा पहला रेशियो होता है जो किसमें संबंध बताता है, लंब और कर्ण में संबंध बताता है। अर्थात साइन थीटा बराबर यदि बात करें तो होता है लंब बटा कर्ण। फिर से एक बार सभी लोग सुनिएगा दोस्तों, हमने कुछ कहा यहाँ पे, आपका सबसे पहला रेशियो यदि त्रिकोणमिति का आता है तो उसको हम लोग बोलते हैं साइन, और साइन यहाँ पे थीटा लिया गया है। तो कोण थीटा किसको रिप्रेजेंट करता है दोस्तों, थीटा जहाँ पे कोण है भाई, थीटा क्या है, थीटा कोण को रिप्रेजेंट करेगा। आप लोग ध्यान रखिएगा, थीटा का जो सिंबल दिया गया है वो कोण है। इसका थीटा का सिंबल क्या है भाई, थीटा का सिंबल जो है वो कोण का सिंबल है आपका थीटा, ठीक है। तो साइन थीटा बराबर सबसे पहले रेशियो जो बताएगा, अगर पूछेगा साइन किसका किसको रेशियो देता है, तो ऊपर में लंब और नीचे क्या आएगा, कर्ण आएगा। अगर इंग्लिश में बात करें तो लंब को हम लोग सूचित करते हैं P से, और कर्ण को सूचित करते हैं H से, अर्थात हम लोग इसका आंसर बोलेंगे P/H। ध्यान रखेंगे आगे। उसके बाद अब हमारा दोस्त अगला आता है रेशियो cos थीटा का। तो cos थीटा बराबर होता है दोस्तों आधार बटा कर्ण। तो आप लोग समझ पा रहे होंगे कि अब ये किस में रेशियो बताएगा, ये आधार और कर्ण में संबंध को दर्शाएगा। कौन, cos थीटा। साइन थीटा किसका रेशियो दर्शाया, संबंध वो लंब और कर्ण का, अर्थात ऊपर में लंब और नीचे में कर्ण साइन थीटा का होता है। और cos थीटा मतलब क्या हुआ, cos में आधार ऊपर रहेगा और कर्ण कहाँ रहेगा, नीचे रहेगा। अर्थात कह सकते हैं इंग्लिश में B/H। B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। B फॉर बेस, H फॉर हाइपोटेनस। बेस का मतलब हो गया आधार और H का मतलब हाइपोटेनस का मतलब क्या हो गया, कर्ण। ध्यान रखेंगे आगे। cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण। आगे देखेंगे tan थीटा का रेशियो क्या होता है, तो ऊपर में लंब और नीचे में आधार। ध्यान रखेंगे दोस्तों, इन 3 रेशियो को आप लोग ध्यान रखिएगा, और 3 जस्ट इसके उल्टे होते हैं जो अभी हम आपको समझाने वाले हैं। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार। मतलब ये आपको समझने में आना चाहिए कि ये रेशियो जो आपको दिए गए हैं ये संबंध को दिखा रहे हैं आपके सामने। जैसे अभी मैंने अभी क्वेश्चन को आपको बताएंगे तो आपको वहां पे समझ में आ जाएंगी चीजें कि किस तरीके से किसके किसके बीच में संबंध को दर्शा रहे हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट, कॉसेक थीटा को अगर बात करें हम लोग तो कॉसेक थीटा जस्ट साइन का उल्टा होता है। कॉसेक थीटा में देखिए यहाँ पे साइन किसके रूप में दर्शा रहा था, किसके संबंध को, तो लंब था ऊपर, नीचे था कर्ण। लेकिन कॉसेक क्या होगा, कर्ण अब चला जाएगा ऊपर और लंब कहाँ जाएगा, नीचे। अर्थात कॉसेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा लंब, जिसको हम लोग कहते हैं H/P। आगे देखेंगे सेक थीटा बराबर क्या होता है, कर्ण बटा आधार। जस्ट किसके उल्टा चल रहा है, कॉस का उल्टा सेक होता है, ध्यान रखेंगे यहाँ पे। तो
कॉस का उल्टा सेक हो गया, यानी कर्ण बटा आधार अर्थात h बटा b। आगे देखेंगे लास्ट पॉइंट, कॉट थीटा जस्ट tan का उल्टा है, tan का जस्ट उल्टा होता है कॉट थीटा, यानी कि लंब बटा आधार इसमें है tan के लिए, तो यहाँ पे कॉट हो जाएगा आधार बटा लंब, जिसको हम कहेंगे b बटा p। आइए दोस्तों, एक पॉइंट और आपको समझना अनिवार्य है इसमें, जब तक आप उसको समझ नहीं पाएंगे तब तक आप क्वेश्चन को नहीं बना पाएंगे। तो आइए देखते हैं वो कौन सा पॉइंट है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग सबसे पहले ध्यान रखना है। 90 डिग्री के सामने की भुजा को अभी हमने आपको समझाया हुआ है, उसको कर्ण कहते हैं। और थीटा के सामने ध्यान रखना, थीटा के सामने की भुजा क्या कहलाती है? लंब कहलाती है, यानी कि कोण के सामने की भुजा लंब कहलाएगी। यहाँ पे देखिएगा इस थीटा के लिए अब लंब कौन हो जाएगा? नीचे वाला दोस्तों, ये जो रेड कलर से हमने दर्शाया हुआ है इसको ध्यान रखेंगे आप लोग। इस थीटा के लिए लंब हो जाएगा और ये हो जाएगा इसका आधार। कर्ण कभी नहीं बदलता है, ध्यान रखेंगे दोस्तों। यानी 90 डिग्री के सामने की भुजा को क्या कहेंगे? कर्ण। ये कभी बदलेगा नहीं, ये हमेशा स्थिर रहेगा। आधार और लंब कोण के हिसाब से बदलते रहेंगे। अर्थात नोट में लिखेंगे हम लोग, नोट में लिखेंगे थीटा या कोण के सामने की भुजा, थीटा या कोण के सामने की भुजा, सामने की भुजा लंब होती है। और नेक्स्ट पॉइंट, 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा कर्ण कहलाती है, कर्ण होती है। ध्यान रखेंगे आप लोग। अब ध्यान से देखिएगा आगे क्या समझने वाली बातें इसमें आएंगी। आपको दो चीजों के बीच में संबंध मिलने वाले होंगे और तीसरा संबंध आपको खुद से निकालना होगा। और वो किस किस में संबंध दिखाएंगे? पूरा त्रिकोणमिति का जो आपका पहला चैप्टर है 3 चीजों पर बेस्ड है। ध्यान से सुनिएगा दोस्तों, आपका पूरा चैप्टर 3 चीजों पर बेस्ड है। कौन कौन सी चीजें हैं आपके सामने? सबसे पहला लंब, दूसरा आधार, तीसरा कर्ण। तो लंब, आधार, कर्ण का संबंध आपको अनिवार्य रूप से याद होना चाहिए, जो कि हमने साइड में लिखा हुआ है। कर्ण बराबर क्या होता है? लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट ओवर। आधार बराबर क्या होता है? रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। लंब बराबर रूट अंडर कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। अब इतनी चीजों को समझने के बाद आपको हमने यहाँ पे अभी बताया था थीटा या कोण के सामने की भुजा लंब होती है और 90 डिग्री के सामने की भुजा को हम लोग कर्ण कहते हैं। इतना समझने के बाद आपके क्वेश्चंस इंप्लीमेंट स्टार्ट हो जाएंगे। आप लोग ध्यान रखिएगा, रेशियो को फिर से हम बताते हैं आप लोगों को। ध्यान रखिएगा, साइन थीटा किसका किसके रेशियो बताएगा आपके महत्वपूर्ण रूप से अगर देखा जाए तो 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। और 6 प्रकार के त्रिकोणमितीय अनुपात कौन कौन से हैं हमारे पास? पहला है साइन थीटा। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या है? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा, इसका फॉर्मूला आधार बटा कर्ण। अगला है टेन थीटा, लंब बटा आधार। उसके बाद कॉसेक थीटा, कर्ण बटा लंब। सेक थीटा, कर्ण बटा आधार। और कॉट थीटा, आधार बटा लंब। ये 6 प्रकार के रेशियो को आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों। जब तक आपको ये पहले याद नहीं होगा तब तक आप 8.1 के क्वेश्चंस को नहीं कर पाएंगे। सेकंड बात को क्या समझना है आप लोगों को कि थीटा के सामने की भुजा को पहचानना पड़ेगा आप लोगों को कि थीटा के सामने की भुजा हमेशा लंब होती है। इस थीटा के लिए ये लंब हुआ, इस थीटा के लिए सामने लंब हुआ, 90 डिग्री के सामने कर्ण हुआ और थीटा के जस्ट अपोजिट जो पॉइंट आते हैं उसको आधार कहते हैं। यहाँ पे देखिएगा आप लोग, ये वाला पॉइंट दिख रहा है ना, थीटा के सामने की भुजा ये लंब हो गई, तो आधार कौन बचेगा? यही बचेगा। कर्ण कभी बदलता नहीं है, ध्यान रखेंगे भाई, कर्ण कभी बदलता नहीं है। थीटा के हिसाब से लंब आधार बदलते रहेंगे, कर्ण कभी बदलता नहीं है। तो चलिए दोस्तों हम लोग चलते हैं, अब एक दो क्वेश्चंस को समझते हैं, उसके बाद आपकी चीजें और क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। तो चलिए पहले फिगर निर्माण कर लें हम लोग। आपके पास एक समकोण त्रिभुज है जिसका कोण कौन सा समकोण है हमारे पास भाई? बी। तो बी समकोण के स्थान पे होना चाहिए दोस्तों। ध्यान रखना आप लोग कि बी जो होना चाहिए हमेशा समकोण के पास में ही होना चाहिए। जिसमें कहा है कि बी समकोण है और ए बी बी सी आपको दिया हुआ है, तो आप किसी को भी ए मान सकते हैं और किसी को बी सी मान सकते हैं। चलिए हम ऊपर वाले को ए मान लेते हैं और यहाँ पे मान सी मान लेते हैं। आगे देखिएगा क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए बी का जो मान आपको दिया हुआ है वो 24 सेंटीमीटर का दिया हुआ है। तो जो लिखा हुआ है, जो बोला गया है उसी के तरीके से हम लोग लिखेंगे। यहाँ पे ए बी का मान 24 सेंटीमीटर हमने ले लिया हुआ है। बीसी का मान 7 सेंटीमीटर बोल रहा है, तो 7 सेंटीमीटर हमने बीसी को ले लिया हुआ है। बाकी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों? साइन सी, दूसरा क्वेश्चन पूछा है कॉस सी, तीसरा क्वेश्चन पूछा हुआ है साइन ए और चौथा क्वेश्चन पूछा है कॉस ए। तो दोस्तों ध्यान से समझेंगे पहले। साइन सी, साइन का रेशियो क्या कहता है? साइन का रेशियो लंब और कर्ण में संबंध बताता है। जबकि अगर देखा जाए सी के लिए तो ये लंब हो जाएगा। सी के सामने की भुजा को हम लोग लंब कहते हैं दोस्तों, ध्यान रखना आप लोग। तो इसके लिए लंब कौन सा हो जाएगा? 24।
इसके लिए लंब कौन होगा 24। सी के लिए बातें हो रही हैं और ए के लिए लंब कौन होगा, देखेंगे यहाँ पे कोण सी के लिए हमने लिखा हुआ है और इधर हमने कोण ए के लिए लिख देना है। ध्यान रखेंगे आप लोग, सी के लिए लंब कौन हो गया 24 और आधार कौन हो जाएगा सी के लिए। ध्यान रखिएगा दोस्तों, हमने कोण का चिन्ह दिया हुआ है यहाँ पे, किसके कोण की बात हो रही है हमारे पास, कोण सी के लिए लंब हो जाएगा 24 और कोण ए के लिए कौन सा लंब हो जाएगा, यहाँ पे देखिएगा 7 सेंटीमीटर जो होगा लंब होगा, क्योंकि थीटा के सामने की भुजा को लंब कहते हैं। 90 डिग्री के सामने जो ये दिख रहा है आपको, इसको हम लोग बोलेंगे कर्ण, जिसका मान हमको पता नहीं है, अभी उसको निकालना पड़ेगा। इसमें देखिएगा जब ये लंब हो गया, सी के लिए लंब ये वाला है तो आधार कौन सा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर का हो जाएगा और ए के लिए जब ये लंब है यानी ये 7 सेंटीमीटर लंब हो गया, लंब का मान जो आपके 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है तो आधार का मान कौन हो जाएगा दोस्तों 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया हुआ था कि लंब और आधार एक दूसरे से चेंज होते रहेंगे कोण के हिसाब से, लेकिन कर्ण कभी बदलेगा नहीं। आप लोग इन बातों का बहुत ही अच्छी तरीके से ध्यान रखिएगा। लंब आधार कोण के हिसाब से बदलते रहेंगे लेकिन कर्ण स्थिर रहता है, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगी। तो आइए देखते हैं, पहले सबसे पहले आपको किस तरीके से क्वेश्चंस को समझना पड़ेगा। आप ध्यान रखिएगा, इसमें आपको दो चीजें दी हुई हो रहेंगी। इसमें देखिएगा क्या क्या दिया हुआ है आपके पास, एक ये सी के लिए तो ये लंब हो गया, ये आधार हो गया। आपको दो चीजें दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ है, कर्ण नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको कर्ण चाहिए दोस्तों, क्योंकि हम लोगों को फॉर्मूले में देखेंगे साइन सी किसका किसके रेशियो बताता है, लंब और कर्ण का बताता है। तो साइन थीटा के लिए हमको चाहिए लंब बटा कर्ण, जिसमें कर्ण हमको मिला ही नहीं, लंब तो मिल गया है लेकिन कर्ण नहीं मिला, तो कर्ण दोस्तों निकालना पड़ेगा। और कर्ण निकालने के तरीके आपके पास सामने दिख रहा है। कर्ण का फॉर्मूला लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय के हिसाब से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, या फिर कर्ण बराबर रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो चलिए सबसे पहले हमने कर्ण को मालूम कर लेते हैं एक बार के लिए। तो क्या हो जाएगा, लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर, जिसमें लंब का मान कितना दिया है 24, तो 24 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कितना है 7, तो 7 का स्क्वायर कर लेते हैं। 24 का स्क्वायर कितना होता है 576, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इन दोनों को जोड़ने पर आएगा हमारे पास 625, जिसका वर्गमूल कितना आएगा 25, अर्थात कर्ण का जो मान आएगा कितना आएगा दोस्तों 25 सेंटीमीटर का हमारा कर्ण आ गया। तो तीन चीजों को निकालना अनिवार्य है दोस्तों। आपको हम वही बताया कि रेशियो में दो चीजों का मान दिया रहेगा, तीसरे का मान आपको खुद से निकालना पड़ेगा, जिसमें हमने पता था कौन कौन सा चीजें, इसमें लंब पता था और आधार पता था, लेकिन कर्ण पता नहीं था। तो कर्ण हमने निकाला हुआ है, कर्ण का मान निकाले तो कितना आया भाई 25 आया। चलिए बारी बारी से मान को भरना स्टार्ट करते हैं हम लोग। साइन सी के लिए, तो सी के लिए दोस्तों, सी के लिए लंब कौन सा होगा, सी के लिए लंब हो जाएगा कितना हमारे पास 24, तो 24 को ऊपर रखेंगे और कर्ण कभी बदलता नहीं है, कर्ण जहां आएगा उतना कितने लेके आएगा 25 लेके आएगा, अर्थात हमारा पहला आंसर मिल चुका है 24/25। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को समझ में आया होगा। आइए देखते हैं कॉस सी के लिए। तो कॉस का फॉर्मूला क्या होता है, ऊपर में आधार और नीचे में कर्ण। तो चलिए निकालिए इसको, ऊपर में आधार और नीचे में कर्ण। अब सी के लिए देखना है दोस्तों, तो सी के लिए लंब हो गया 24, तो आधार कौन सा होगा 7, दिख रहा है ना यहाँ पे, ये 24 तो ये 7, तो लंब हो गया 24 तो 7 हो गया आधार। सी के लिए देखना, सी के सामने लंब होना चाहिए, तो सी के सामने लंब हो गया 24 तो आधार कौन हो जाएगा 7, अर्थात आंसर आएगा 7। कर्ण कभी बदलता है नहीं, यानी 7 बटा कितना आ जाएगा आंसर 25, आपका दूसरा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन में कहा गया साइन ए निकालिए। तो साइन ए का फॉर्मूला तो सेम टू सेम रहने वाला है, साइन का फॉर्मूला थोड़े चेंज हो जाएगा, लंब बटा कर्ण ही रहेगा भाई हमेशा ही, और कॉस का फॉर्मूला आधार बटा कर्ण ही होगा। रेशियो में कभी फॉर्मूले चेंज नहीं होंगे, केवल कोण के हिसाब से मान चेंज हो सकते हैं। ध्यान रखना दोस्तों कि आपको फॉर्मूले चेंज नहीं करने, केवल कोण के हिसाब से भुजाओं का मान चेंज करना होता है। लंब आधार में चेंजिंग होगी, कर्ण में कोई चेंजिंग नहीं होगी, वो भी कोण की दृष्टि से, जैसे हमने चेंज करा हुआ है यहाँ पे। ध्यान रखेंगे, फिर दोबारा वापस एक बार रिपीट करते हैं हम आपको, ध्यान रखेंगे आप लोग। साइन ए, तो साइन ए कहाँ है दोस्तों, ऊपर है, तो ए के सामने की भुजा को लंब कहेंगे, तो ए के लिए लंब कौन हो गया 7 हो गया, ए के लिए लंब 7 हो गया, तो 7 ऊपर, कर्ण कभी बदलेगा है नहीं, तो कर्ण कितना है हमारे पास 25 आया हुआ है। फिर से वापस देखिएगा कॉस ए के लिए, तो ए के लिए लंब हो गया 7, तो आधार कौन सा हो जाएगा 24, अर्थात 24 ऊपर और 25 कहाँ रहेगा नीचे। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों कि आपके पहले क्वेश्चन के सारे आंसर आपको समझ में आए होंगे। इसके बाद देखेंगे दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहता है। चलिए उसी तरीके से सेम टू सेम एक दूसरे क्वेश्चंस को भी हल कर लेते हैं, ताकि आपकी सारी चीजें आज वाले क्लास की क्लियर हो जाएं। तो ध्यान रखेंगे आप लोग दोस्तों, इसमें क्या दिया हुआ है, आपको दिया है क्वेश्चन कुछ इस तरीके का दिया है, साइन थीटा बराबर 12/13, और एग्जाम के लिए आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है ये सभी।
एग्जाम में आपको कम से कम इसके 3 से 4 सवाल मिलेंगे जो आप लोग इसको आसानी से हल कर पाएंगे एक दो बार वीडियो देखने के बाद में। आइए देखते हैं इसको अच्छी तरीके से समझ पाते हैं। साइन थीटा आपको लिखा हुआ है 12/13 और आपको इसको कंपेरिजन करना है कि किसका किसके रेशियो है। दोस्तों ध्यान रखेंगे आप लोग, इसको अगर एक बार ध्यान से इसको अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो कोई भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं। तो आइए एक बार फिर से आप लोग को समझा देते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण। तो ये रेशियो जो होंगे ना, ये वाले जो रेशियो के मान दिए गए हैं, ऊपर में ये लंब का मान होगा और दूसरे में नीचे में क्या का मान हो गया, कर्ण का मान हो गया। आपको चाहिए कॉस थीटा का मान, टेन थीटा का मान, कॉट थीटा का मान। तो सबसे पहले समझिएगा आप लोग, अभी हमने आपको समझाया कि त्रिकोणमिति के जो भी रेशियो दिए रहेंगे आपको उसमें दो मान मिलेंगे। जैसे कि यहाँ पे मिला हुआ है दोस्तों, नीचे में कर्ण का मान मिल चुका है, लंब का मान मिल चुका है, किसका मान नहीं मिल पाया, तो हम लोगों को आधार का मान इसमें नहीं मिला हुआ है। तो आधार का मान निकालने के लिए फॉर्मूला लगा देंगे आधार का, जो क्या होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर, जिसमें कर्ण का मान हमको मिला हुआ है। कर्ण का मान कितना दिया है दोस्तों 13, तो 13 का स्क्वायर हो गया। लंब का मान दिया है 12, तो 12 का स्क्वायर हो गया। अर्थात हम लोग इसको इस तरीके से निकाल पाएंगे, 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169, 12 का स्क्वायर हो गया 144, घटाएंगे तो आंसर जो आएगा आपका 25, जिसका वर्गमूल कितना होता है 5 होता है। दोस्तों यहाँ तक आप समझ पा रहे होंगे अच्छी तरीके से। हमने अभी आपको समझा दिया कि आपको कोई भी दो चीजें आपको मिलेंगी, तीसरी चीजों को खुद से निकालना पड़ेगा और वो निकालना अनिवार्य है, बिना उसको निकाले आप अगले क्वेश्चन को हल नहीं कर पाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन का आंसर क्या रहने वाला है। सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा है कॉस थीटा का, तो कॉस थीटा का फॉर्मूला लगाइए। कॉस थीटा का फॉर्मूला उधर साइड में लिखा हुआ है, आप लोग देखेंगे ध्यान से। फॉर्मूला होता है आधार बटा कर्ण। इसके बाद हमसे और पूछा है tan थीटा का, तो tan थीटा का भी फॉर्मूला हमने लिख लेते हैं यहाँ पे, ताकि लिखने में आसानी हो। लंब बटा आधार होता है, और आप लोग इंग्लिश में लिखना चाहें तो भी लिख सकते हैं आप लोग। पिछले वीडियो में पीछे क्लास मतलब अभी पीछे स्लाइड में हमने लिखा हुआ था उसको। और इसके बाद क्या पूछा है हमसे, कॉट थीटा का मान पूछा है दोस्तों। तो कॉट थीटा का मान क्या हो गया, आधार बटा लंब हो गया। तो चलिए बारी बारी से देखो, तीन चीजों को निकालने के बाद दोस्तों हमारे क्वेश्चंस बिल्कुल आसान हो जाते हैं, क्योंकि 8.1 के सारे क्वेश्चंस लंब आधार और कर्ण पे बेस्ड हैं। लंब आधार आपको दिया रहेगा तो कर्ण निकालना है, कर्ण आधार दिया रहे तो लंब निकालना है, और कर्ण लंब दिया है तो आधार निकालना है। तीन चीजों पे आपके पूरे क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। तो चलिए बात कर लेते हैं अब क्वेश्चंस के आंसर की। कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो इसमें आधार का मान कितना हमारे पास मिला 5, तो 5 रहेगा ऊपर, और कर्ण का मान कितना है 13, तो 5 बटा क्या हो जाएगा पहला आंसर 13। सेकंड आंसर की बात करें, tan थीटा का मान पूछा हुआ है। tan थीटा में क्या मिलता है, ऊपर में लंब नीचे में आधार, जिसमें लंब का मान हमको मिला हुआ है 12 और आधार का मान कितना निकल के आया हुआ है 5, अर्थात दूसरा आंसर जो आएगा 12 बटा 5। इसके बाद cot थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा लंब। ये जो होता है आधार का मान कितना है 5, तो 5 आएगा ऊपर और 12 कहाँ जाएगा नीचे, आधार का मान जो कि दिया हुआ है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चंस के सारे आंसर। आशा करता हूं दोस्तों आपको ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, और उम्मीद करता हूं कि आपके सारे ये क्वेश्चंस भी आपको समझ में आए होंगे। 2 क्वेश्चन अभी हमने आपको बताया हुआ है, बाकी के क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम लोग, और आपके पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। चलिए दोस्तों अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।